सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बेसलाइन सर्वे 2014 यानी कि SRSBS 2014 के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, जिसमें यह कहा गया कि इंडिया में लगभग 30% पॉपुलेशन वेजिटेरियन है। अगर देखा जाए तो ये कोई बड़ा नंबर नहीं है, किसी देश का 30% पॉपुलेशन कोई बड़ा नंबर नहीं होता, लेकिन एक ऐसा देश जिसकी जनसंख्या 130 करोड़ से भी ज़्यादा है, उस देश के लिए ये नंबर काफ़ी मायने रखता है, जो कि 45 करोड़ होता है और कई देशों की कुल जनसंख्या से भी ज़्यादा है। और शायद यही कारण है कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इन लोगों को ध्यान में रखकर बनाते हैं, जैसे कि पैकेजिंग फूड और प्रोडक्ट पर ये डॉट मार्क जो कंज्यूमर को हेल्प करता है किसी भी चीज़ या किसी भी प्रोडक्ट को पहचानने में कि वो नॉन वेज है या वेज। और ऐसा नहीं कि ऐसी सारी चीज़ें सिर्फ गवर्नमेंट तक ही सीमित है, बहुत सारी फॉरेन कंपनीज जो कि अपना फूड चेन इंडिया में चला रही हैं, वो भी कई सारे डिसीजंस इन लोगों को ध्यान में रखकर बनाते हैं। जैसे कि नवरात्रि में डोमिनोज ने यह कहा कि हम नवरात्र के दिनों में सिर्फ वेज पिज्ज़ा ही ऑर्डर करेंगे, जो ये दिखाता है कि ये पॉपुलेशन कितना ज़्यादा किसी देश के लिए मायने रख रहा है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि इंडियन सोसाइटी और हिंदुइज्म में नॉनवेज फूड अलाउ नहीं है, मांसाहार अलाउ नहीं है, और जब इस्लामिक इन्वेडर्स इंडिया आए तो उन्होंने यहाँ आके नॉनवेज फूड को इंट्रोड्यूस किया। लेकिन ये फैक्चुअली करेक्ट नहीं है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इस बात के प्रमाण है कि इंडिया में मीट ईटिंग एंशिएंट टाइम से चली आ रही है। यही नहीं, अगर आप वाल्मीकि रामायण को भी स्टडी करेंगे, जो कि सबसे पहला रामायण माना जाता है हिंदुइज्म में, तो उसमें भी बहुत सारी जगहों पर मीट खाने की बातों का उल्लेख किया गया है। अगर मिडिवल इंडिया की बात करें तो उसमें भी अल बिरूनी ने जो लिखा था कि इंडिया में मीट खाना पहले से है, उसके टाइम पर भी थी वो चीज़ें, लेकिन उन्होंने बीफ खाने से इनकार किया है। और अगर देखा जाए तो अल बिरूनी ऐसे टाइम में इंडिया आए थे जब इस्लामिक इन्वेडर्स का इनिशियल स्टेज था, उस वक्त वो लोग इंटर ही किए थे इंडिया में, और उस वक्त भी अल बिरूनी ने लिखा था कि इंडिया में मीट ईटिंग जैसी चीज़ है। तो इन सारी बातों से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ये कंक्लूड किया जा सकता है कि इंडिया में मीट ईटिंग बाद में स्टार्ट नहीं हुई, ये एंशिएंट टाइम से चलती आ रही थी। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि नॉनवेज फूड हमारे लिए कितना ज़रूरी और कितना सही है। इसे जानने के लिए बेसिकली हम दो टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज इम्पैक्ट ऑफ नॉनवेज फूड ऑन आवर हेल्थ एंड इम्पैक्ट ऑफ नॉनवेज फूड ऑन आवर इन्वायरमेंट। तो हम पहले अपने पहले पॉइंट पर डिस्कस करते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ नॉनवेज फूड ऑन आवर हेल्थ। NIH की एक रिसर्च पेपर के मुताबिक नॉनवेज फूड और वेज फूड के द्वारा जो गेन प्रोटीन होता है उनका अमाउंट लगभग सेम होता है। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख पाएंगे, जो डार्क ब्लैक कॉलम है वो नॉनवेज फूड के द्वारा गेन प्रोटीन को शो कर रहा है, जबकि जो वाइट कॉलम है वो वेज प्रोडक्ट के द्वारा गेन प्रोटीन को शो कर रहा है। तो आप टोटल प्रोटीन में अगर इसको कंपेयर करें तो दोनों का अमाउंट लगभग सेम है। इसी रिसर्च पेपर के मुताबिक नॉनवेज फूड और वेज फूड के द्वारा जो एनर्जी इंटेक होता है वो काफ़ी सिमिलर होता है, लेकिन नॉनवेज फूड में ट्रांस फैट और सेचुरेटेड फैट की अधिकता के कारण वेस्कुलर डिजीज जैसी चीज़ों का खतरा बढ़ जाता है, जबकि वेज फूड में हाई फाइबर रिच सोर्स होने के कारण बहुत सारे क्रोनिक डिजीज का खतरा कम हो जाता है। इस पेपर के रिसर्च के दौरान बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया गया, जिसमें यह था कि ऐसे लोग जो नॉन वेजिटेरियन डाइट को फॉलो कर रहे थे उनका BMI जो एवरेज BMI था वो 28.7 निकला, जबकि जो वेजिटेरियन लोग थे जो वेज डाइट को फॉलो कर रहे थे उनका BMI 24 आया था। आइडियल कंडीशन में BMI किसी भी फिट व्यक्ति का 25 से कम होना चाहिए। एक स्टडी के मुताबिक नॉन वेजिटेरियन व्यक्ति के कंपेयर में एक वेजिटेरियन व्यक्ति को कैंसर, वेस्कुलर डिजीज़, क्रोनिक डिजीज़, हार्ट डिजीज़ जैसी बीमारियों का खतरा काफ़ी कम रहता है। अब हम बात करेंगे अपने सेकेंड टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ नॉनवेज फूड ऑन आवर इन्वायरमेंट। नॉनवेज फूड बेसिकली हमारे इन्वायरमेंट पर दो तरीक़ों से इम्पैक्ट डालता है। नंबर वन इज़ डायरेक्ट इम्पैक्ट एंड सेकेंड वन इज़ इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। डायरेक्ट इम्पैक्ट की कैटेगरी में वो सारी चीज़ें आती है जो एक जानवर या पशु डायरेक्ट उत्सर्जित करते हैं, जैसे कि एक जानवर या पशु को पालने के दौरान उसके द्वारा किया गया गोबर, बीट या फिर यूरिन। अगर देखा जाए तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, एक प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू इस समस्या से निजात पाया जा सकता है और इससे उत्पन्न गैसों से ह्यूमन पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है।
लेकिन जब हम अपने दूसरे पॉइंट यानी कि इनडायरेक्ट इम्पैक्ट को देखते हैं तो ये काफ़ी डेंजरस नज़र आता है। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट में वो सारी चीज़ें आती है जो एक पशु को पालने के लिए, एक जानवर को पालने के लिए ज़रूरत होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, लैंड, वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, रेफ्रिजरेशन एटसेट्रा। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें CO2 प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी के अनुसार पूरे विश्व में पशुपालन से 7.1 गीगा टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, जो कि पूरे विश्व के 14.5% ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जित करने का जिम्मेदार है। एक अमेरिकन नॉन वेजिटेरियन आदमी अपने डाइट से हर साल 3.3 टन CO2 प्रोड्यूस करता है, जबकि एक अमेरिकन वेजिटेरियन आदमी अपने डाइट से सिर्फ 1.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। एक रिसर्च के मुताबिक 1 पाउंड मीट प्राप्त करने के लिए हमें 2400 गैलन्स ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है, जबकि 1 किलो गेहूं को उगाने के लिए सिर्फ 25 गैलन ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है। जैसा कि इस रिप्रेजेंटेशन में आप देख पाएंगे कि एक आलू को उगाने के लिए 900 लीटर ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है, वहीं 1 किलो ऑफ चिकन को उगाने के लिए 3900 लीटर वाटर की ज़रूरत होती है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि 1 किलो आलू को 1 किलो चिकन के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता, तो उनके लिए मैं बस यही कहना चाहूँगा, 1 kg ऑफ एनिमल प्रोटीन के लिए 100 गुना ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है एज कम्पेयर टू 1 kg ऑफ ग्रेन प्रोटीन। यहाँ पर बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होगा कि आखिर जो चारा हम जानवरों को खाने के लिए उगाते हैं, अगर हम उन जानवरों को नहीं खाते तो वो चारा हम खाते किसी न किसी और फॉर्म में, जैसे कि लालू यादव जी ने किया, तो हमने वो फूड नहीं खाया तो हम उन जानवरों को खाकर अपनी भूख मिटा रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है। उनके लिए बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी यही कहा था कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। लेकिन इस ट्रांसफ़र के दौरान जो ट्रांसफ़र में एनर्जी का लॉस हुआ वो कहाँ जाएगा, इसे आप ट्रॉफिक लेवल और 10% रूल के हिसाब से समझ सकते हैं, जो ये कहता है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जब एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है तो वो सिर्फ 10% एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, बाकी का 90% एनर्जी ट्रांसफ़र के दौरान ख़त्म हो जाता है। आज के सोसाइटी में नॉनवेज खाना एक स्टेटस सिंबल बन गया है। लोग इसलिए नॉनवेज नहीं खाते क्योंकि ये उन्हें टेस्टी लगता है, लोग इसलिए भी नॉनवेज खाते हैं क्योंकि वो इससे अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को साबित कर सकते हैं। और ऐसा एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुआ था, जब मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि तुम नॉनवेज इसलिए नहीं खाते हो क्योंकि तुम्हारे पैसे बच सके। और ये सिर्फ हाइपोथेटिकल बात नहीं है, इसका प्रमाण है ये ग्राफ जो ये दिखाता है कि जब किसी देश का पर कैपिटा इनकम बढ़ जाता है तो उस देश में मीट कंजम्पशन भी बढ़ जाता है। जैसे कि इस ग्राफ में आप देख पाएंगे कि यूएस का पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पर मीट कंजम्पशन भी सबसे ज़्यादा है। और ऐसा सिर्फ यूएस और अदर कंट्रीज़ में नहीं होता है, इंडिया में भी होता है ऐसा कि यहाँ पर भी पर कैपिटा इनकम बढ़ने से मीट कंजम्पशन में इंक्रीज देखने को मिला। अगर इंडिया की बात करें तो 90s के बाद इंडिया की पर कैपिटा इनकम और ग्रोथ काफ़ी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज की है, और इसके साथ ही इंडिया में मीट कंजम्पशन भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। 1987-88 के बीच में जब इंडिया का पर कैपिटा इनकम कम था तो उस वक्त अर्बन और रूरल एरिया में एवरेज पर कैपिटा पोल्ट्री मीट कंजम्पशन 0.24 kg था, लेकिन 2009-10 में ये रूरल एरियाज में 1.5 kg और अर्बन एरिया में 2.2 kg तक बढ़ गया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे लोगों के पास पैसे आ जाते हैं तो वो ड्रग लेना भी शुरू कर देते हैं। खैर, अब मैं कुछ ऐसे महान लोगों के नाम बताने वाले हूँ जो अपनी लाइफ में किसी न किसी स्टेज पर वेज डाइट को फॉलो करते थे, जैसे सीवी रमन, एस रामानुजन, कलाम सर, इरफान खान, पाइथागोरस, निकोला टेस्ला एटसेट्रा एटसेट्रा। और अभी भी कई बॉलीवुड, हॉलीवुड और स्पोर्ट पर्सन है जो वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करते हैं और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जैसे कि अमिताभ बच्चन, आमिर खान, विराट कोहली, कंगना रनौत, सुशील कुमार, आर माधवन, सैमुअल जैक्सन जिन्होंने निक फ्यूरी का रोल प्ले किया था, पीटर डिंकलेज, वो भी मार्वल में काफ़ी सारे कैरेक्टर किए उन्होंने, केट विंसलेट जो टाइटेनिक गर्ल थी वो भी वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करती हैं, और सबसे बड़ा नाम हमारे टर्मिनेटर वाले अर्नोल्ड भाई साहब। ऐसे इनका नाम मेरे से प्रोनाउंशिएट नहीं हो रहा था इसलिए मैंने नहीं किया।
और ये लिस्ट काफ़ी लंबी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने विकिपीडिया और कई सारे आर्टिकल के लिंक को ऐड किया है, तो आप जाकर वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और वैसे लोग जिन्हें लगता है कि विकिपीडिया एक क्रेडिबल सोर्स नहीं है, उन्हें मैं बता दूं कि विकिपीडिया ने हर नाम के साथ उनके ओरिजिनल सोर्स को भी मेंशन किया है, तो आप वहाँ जाकर उनकी क्रेडिबिलिटी को भी चेक कर सकते हैं। कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूँगा कि मीट कंजम्पशन ना तो इकोनॉमिकली और ना ही इकोलॉजिकली हमारे अर्थ के लिए सस्टेनेबल है। तो हमें जितना हो सके, एक तरह से हम आइडियल सोसाइटी में तो नहीं जा सकते, तो हम रिड्यूस कर सकते हैं मीट कंजम्पशन को और अपनी मदर अर्थ को बचा सकते हैं। और आप अपने वर्क कल्चर के हिसाब से अपने फूड टाइप को एंजॉय कीजिए। जैसे कि अगर आपका काम काफ़ी मेहनत वाला है तो आप ओकेजनली कभी मीट खा सकते हैं, लेकिन अगर आपका काम ऐसा है कि दिन भर कंप्यूटर बैठना पड़ रहा है और आप एक ऑफिस गोइंग पर्सन है जहाँ पर आपको मेहनत वाला ज़्यादा काम नहीं होता, तो आपको इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, इन्हें अवॉइड करना चाहिए और वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करना चाहिए। ये आपके हेल्थ के लिए, आपके इन्वायरमेंट के लिए भी सही है और लॉन्ग रन में काफ़ी मदद करेगा आपको। धन्यवाद। यहाँ पर मैंने मीट से रिलेटेड और नॉनवेज फूड से रिलेटेड काफ़ी सारी निगेटिव पॉइंट्स को डिस्कस किया है। अगर आपके नज़र में इससे रिलेटेड कोई पॉजिटिव पॉइंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे।